हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ मिलते हैं। दोस्तों, मैंने कल ही आपके लिए सितंबर 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो डाल दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। उसको पढ़ने के बाद आपको पूरा सितंबर का बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, आपको डेली, मंथली, ईयरली, डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, और वो भी दोस्तों बेहतरीन करंट अफेयर्स। ये इक्के तुक्के नहीं, 6 अखबारों को पढ़कर उसका जो निचोड़ है आपके लिए लेकर आया जाएगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कितनी मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस मेहनत पर आपकी सपोर्ट का जरूरत है कि हम और अधिक से अधिक प्रयास कर कर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को खोज खोज के लाते रहें। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल से जाकर हमारा पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले के रहने वाले चंद्र किशोर जायसवाल को इफ्को द्वारा वर्ष 2024 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, मधुबनी के रहने वाले हैं चंद्र किशोर जायसवाल। हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर चंद्र किशोर जायसवाल को वर्ष 2024 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में सोमवार, यानी दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके अब तक के साहित्यिक योगदान को देखते हुए खासतौर पर उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश के साहित्यिक चित्रण को ध्यान में रखकर दिया गया है। सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि, प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति प्रदान किया गया है। इफ्को द्वारा दोस्तों वर्ष 2024 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान जो है रेणु यादव को दिया गया है। ठीक है, वरिष्ठ सम्मान चंद्र किशोर जायसवाल को, और युवा साहित्य सम्मान जो है रेणु यादव को उनकी कहानी संग्रह काला सोना के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान देश के श्रेष्ठ साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। चंद्र किशोर जायसवाल का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले अंतर्गत बिहारीगंज में हुआ है। वह विगत कई वर्षों से पूर्णिया में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। देश प्रसिद्ध साहित्यकारों में शुमार चंद्र किशोर जायसवाल ने अब तक गवाह गैर हाजिर, जीवच का बेटा बुद्ध, शीर्षक, चिरंजीवी, दाह मां, पलटनिया, मणिग्राम और दुखग्राम जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। तो दोस्तों, याद रखिए, बिहार के मधुबनी के रहने वाले चंद्र किशोर जायसवाल को वर्ष 2024 का इफ्को द्वारा श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ सम्मान है ये, जबकि युवा सम्मान रेणु यादव को उनके कहानी संग्रह काला सोना के लिए दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? तो वैभव सूर्यवंशी है दोस्तों। बिहार के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में धमाल मचा दिया है। ओपनर बल्लेबाज सूर्यवंशी ने सिर्फ 58 गेंदों में शतक ठोककर रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। सूर्यवंशी यूथ टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा उन्होंने किया है। यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम है। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे कम उम्र में लगाने का जो है रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। यह वह यूथ टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। वैभव ने 13 साल 188 दिन में रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वही नजमुल हसन संटो 14 साल की उम्र में यह कारनामा किया था। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। 11 नवंबर दोस्तों, एक और खबर बताना चाहूंगा। 11 नवंबर 2024 से राजगीर खेल अकादमी, जिसका उद्घाटन 29 अगस्त 2024 को जो है मेजर ध्यानचंद, जो हमारे हॉकी के जादूगर है, खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी का उद्घाटन किया था। वहां पर दोस्तों 11 नवंबर 2024 से राज्य के एस्ट्रो टर्फ पर पहली बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगा। पहली बार बिहार में होने जा रहा है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। राज्य सरकार ने हॉकी इंडिया को 10 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है आयोजन के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित T10 डेफ महिला क्रिकेट में बिहार की टीम जो है किससे हारकर विजेता बनी है? तो गुजरात की टीम ने दोस्तों बिहार को हरा दिया। T10 डेफ महिला क्रिकेट टीम में बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी हैं, आईसीसी प्रमुख जय शाह हैं, बीसीसीआई प्रमुख अभी रोजर बिन्नी हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। बिहार परिवहन द्वारा मुख्यमंत्री वाहन कल्याण योजना 2024 की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा और वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के इरादे से राज्य के व्यावसायिक वाहन चालकों को बीमा स्वास्थ्य जांच और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना से ट्रक, बस, टैक्सी जैसे वाहन चलाने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को काफी लाभ होगा। इन चालकों को विशेष पहचान नंबर दिया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इस मद में प्रत्येक जिले में 25-25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। तो दोस्तों याद रखिए, बिहार परिवहन द्वारा मुख्यमंत्री वाहन कल्याण योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 से की गई है। बिहार के दरभंगा के शोभन बाईपास में बन रहे बिहार के दूसरे एम्स को बनाने का जिम्मा किसे दिया गया है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं बिहार के पटना के फुलवारीशरीफ में बिहार का पहला एम्स बनाया गया था। दूसरा एम्स जो है बहुत खींचतान के बाद दरभंगा के शोभन बाईपास में बन रहा है और इसको बनाने का जिम्मा HSCC इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण का जिम्मा NBCC लिमिटेड HSCC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व कंपनी वाली को दिया है। देश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल एम्स दरभंगा निर्माण के लिए फिलहाल 1261 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, लेकिन इसमें वृद्धि की संभावना है। राज्य सरकार ने बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार को दरभंगा में 188 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। आवंटित जमीन में से 2.25 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में एम्स के भवनों का निर्माण होगा। इस पूरी परियोजना को 36 महीने यानी 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के किस मिशन को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है? तो बिहार कौशल विकास मिशन को। बिहार के कौशल विकास मिशन के तहत महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने का मिशन शक्ति को दिल्ली के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने यह सम्मान दिया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बिहार के वंचित वर्ग के 350 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार ने 58.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। यह बिहार का कौवा नागरिक एयरपोर्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले में बिहार का 5वां नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। बिहार सरकार की ओर से सिविल एनक्लेव और संपर्क पथ के निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 58.18 एकड़ जमीन सौंपी गई है। जमीन सौंपने के बाद अब निर्माण का रास्ता साफ बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना में आप जानते हैं दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। दरभंगा में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया जा चुका है। बिहटा में दोस्तों हवाई अड्डा का निर्माण बनाने की शुरुआत हो गई है और दोस्तों उसके बाद आपको पूर्णिया एयरपोर्ट को भी बनाने की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा में संपन्न हुए 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन के बालक वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान। हरियाणा के रोहतक में संपन्न हुए 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन के बालक वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले सुबोध कुमार यादव भारतीय ग्रिपलिंग संघ के महासचिव बने हैं? देखिए दोस्तों, बिहार ग्रिपलिंग संघ के महासचिव सुबोध कुमार यादव को, जो लखीसराय जिले के रहने वाले हैं, उनको भारतीय ग्रिपलिंग संघ का महासचिव चुना गया है सुबोध कुमार यादव को। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में नए दल जनसुराज की स्थापना हुई है। जनसुराज के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो मनोज भारती बने हैं। गांधी जयंती के दिन बिहार की सियासत में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ है।
बीते 2 साल से जनसुराज अभियान के तहत बिहार के गांवों में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने अपने संगठन को अब एक राजनीतिक दल का स्वरूप दे दिया है, जिसका नाम जनसुराज पार्टी रखा गया है। जनसुराज स्थापना अधिवेशन में मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रशांत किशोर ने दलित वर्ग से आने वाले मनोज भारती का नाम का ऐलान किया। मनोज भारती ने जमुई के सरकारी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और बाद में उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया है। इस टावर की ऊंचाई कितनी है तो 120 फीट है दोस्तों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर बापू टावर का लोकार्पण किया। 129 करोड़ की लागत से बना बापू टावर सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें महात्मा गांधी से संबंधित कई जानकारियों को समावेशित किया गया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित देश में इस तरह का यह पहला टावर है। बापू टावर सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 7 एकड़ में फैले इस टावर की ऊंचाई 120 फीट है। इसमें 6 मंजिल है और एक ऑडिटोरियम है। इसमें 129 करोड़ की लागत आई है। रात में लाइटनिंग के दौरान बापू टावर सोने की तरह चमकता हुआ दिखता है। बुधवार को गांधी जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया। बापू टावर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा आयताकार है जबकि दूसरा हिस्सा गोलाकार है। आयताकार हिस्से में 3 एग्जीबिशन गैलरी, ऑडिटोरियम, वेटिंग रूम, दुकान और कैंटीन है। नीचे से ऊपर जाने के लिए 4 लिफ्ट दिए गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी दोस्तों, आज मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्मदिन हुआ था। 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हुआ था। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी का नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता का कर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन में हिस्सा लिया और वह बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर वहां के जो तिनकटिया प्रथा थी दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण के किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था और इसीलिए दोस्तों वहां पर उन्होंने विरोध सबसे पहला वहां पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया भारत में। उसके साथ साथ दोस्तों गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की थी। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी बिन्स्केरा 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो उसका दोस्तों नाम है क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2019 तक क्रूज को दोगुना करना है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो एडमिरल आरती सरीन। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने मंगलवार यानी 1 अक्टूबर 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक पद संभाल लिया है। वो ये पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। वो 46वीं डीजी एफएमएस बनी है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए चीफ आर्मी स्टाफ प्रशस्ति 2017 में मिला है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रशस्ति 2001 में और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति 2013 से भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो अजीत कुमार सक्सेना को। भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को अजीत कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। आरएनआईएल विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई है। सक्सेना अभी इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मोयल लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। मोयल सार्वजनिक क्षेत्र की मैग्नीज अयस कंपनी लिमिटेड खनन कंपनी है।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की कॉर्पोरेट इकाई इस्पात मंत्रालय का अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। पीएम मोदी ने किस दिन को धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो 2 अक्टूबर 2024 को। पीएम मोदी ने बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। इसे 69,150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों द्वारा किए गए 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड में गैप को खत्म करना है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। रति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य देश भर में जनजातीय समुदायों के लिए व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य है ये। भारत के किस राज्य में देश की पहली आत्मनिर्भर गौशाला बनकर तैयार हो गई है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर ग्वालियर की गौशाला में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हो गया है। इस प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल रूप से जुड़कर किया है। वहीं ग्वालियर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूदा उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन ने 10 साल पूरे किए हैं और इसी अवसर पर स्वच्छता के साथ पर्यावरण की समृद्धि और रिसाइकलिंग का बड़ा उदाहरण देती मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला ग्वालियर की आदर्श गौशाला में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। अब इस गौशाला में हर दिन 2 टन बायो सीएनजी गोबर के जरिए तैयार होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर प्राकृतिक खेती में नंबर 1 बनेगा। साथ ही गौशाला को इको टूरिज्म का हब भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। तो दोस्तों यह रहा 1 से 2 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।